गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 10 वालों के लिए हमारी ये क्लास है। आज हम देखने का प्रयास करेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। क्या होते हैं अधात्विक खनिज, अर्थात अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए हमें खनिजों का संरक्षण, ये सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और सारे जो बच्चे हैं उनको भी पता लग जाए कि एसएसटी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। अर्जुन सिंह सर गुड आफ्टरनून, अंशिका शुक्ला गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बेटा सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, बलवीर यादव गुड आफ्टरनून, बिल्कुल विवेक गेमर हेलो सर, हाय बेटा, कुकी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आ जाइए। हमारी जो क्लास होगी आपको जैसे कि पता है, शुक्रवार शनिवार रविवार को हमारी कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए रहती है, और सोमवार मंगलवार गुरुवार हमारी क्लास कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए रहती है। तो आज आपकी क्लास है। काव्या त्रिपाठी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल प्रिंस कुमार सर लाइक कर दिया। हाँ देखिए कितने बच्चे खराब है, इतने सारे बच्चे देखते हैं। लाइक करने में पैसा खर्च होता है, क्यों क्यों बच्चों पैसा खर्च होता है तुम्हारा लाइक करने में? ऐसा लगता है मुझे कि पृथ्वी ग्रह के बच्चे हो, शायद हो सकता है आपका पैसा लगता हो लाइक करने में। हमारे मंगल ग्रह पर लाइक करने में पैसा नहीं लगता, ऐसे अंगूठे से लाइक कर देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। हमारे ग्रह के जो लोग हैं वो लाइक भी करते हैं वीडियो को और शेयर भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह के जो प्राणी हैं पता नहीं किस प्रवृत्ति के हैं, भगवान ने कैसा बनाया है, उनको लाइक करने में कंजूसी दिखाते हैं वो। सभी लोग लाइक कर दीजिए और क्लास का आनंद लीजिए। रामदयाल गिरी गुड आफ्टरनून सर, सोनम सिंह गुड आफ्टरनून, शिवांगी गुड आफ्टरनून बेटा, बिल्कुल बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ चलिए, तो आप लोग रेडी हो क्लास के लिए? जल्दी से बताइए, मैं फिर अपनी क्लास प्रारंभ करूंगा और देखने की कोशिश करेंगे अधात्विक खनिज हमारे कौन कौन से होते हैं। जल्दी से बताइए, आप लोग रेडी हो? जल्दी से बताइए, आप सभी लोग रेडी हो? सर हम मंगल से हैं। अच्छा, मंगल ग्रह के बच्चे यहाँ पृथ्वी पर कैसे आ गए, मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, आप मंगल ग्रह से नहीं हो, झूठ बोल रहे हो आप। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम देखने का काम करेंगे क्या? अधात्विक खनिज के बारे में। किसके बारे में? अधात्विक खनिज के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनकी विशेषताएं नहीं है। निशांत कुमार गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। निशांत नहीं, निशान कुमार है। अच्छा अच्छा, चलिए। सर आज क्लास 9th का नहीं होगा, रंजू देवी नहीं, हमने टाइम टेबल बता रखा है, कई बार बता दिया है। 9th का सोमवार मंगलवार गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार 3 दिन चलता है, और उसके बाद शुक्रवार शनिवार रविवार कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्लास चलती है, बुधवार को अवकाश रहता है। सर आपकी क्लास नहीं चल रही है? अरे रामदयाल हमारी ही तो क्लास चल रही है, और क्या हम आपको कोई भूत प्रेत दिखाई देते हैं? हमारी ही क्लास है। चलिए प्रारंभ करते हैं बेटा। आज हम देखेंगे क्या अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। हम आपको बता चुके हैं अधात्विक, नाम से ही समझ गए हो, अधात्विक यानी इन खनिजों में कोई भी धातु आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी धातु का अंश कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। सर धातुएं क्या होती हैं? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। धातुएं क्या होती हैं? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा काफी अच्छे तरीके से। तो प्रश्न हमारा यह है कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं, कि सर जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा नहीं होती उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। और सर धात्विक खनिज क्या होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का थोड़ा बहुत अंश पाया जाता है धात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो अधात्विक खनिज होगा, क्या होगा? अधात्विक खनिज होगा, इसमें बेटा धातु नहीं पाई जाएगी, धातु का बिल्कुल भी अंश नहीं पाया जाएगा, तभी तो अधात्विक खनिज बनता है। अ का मतलब नहीं, अधात्विक खनिज। सर कौन कौन से हैं अधात्विक खनिज? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। अभ्रक, अभ्रक का नाम सुना होगा आपने? सर बिल्कुल सुना है। अभ्रक का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है। चलिए अभ्रक के बारे में थोड़ी बहुत जानने का प्रयास करते हैं। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक अथवा
अभ्रक अथवा अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण क्रम के रूप में प्राप्त होता है। इसका चादरों के रूप में निर्माण किया जा सकता है। अभ्रक की परतें इतनी पतली होती हैं कि थोड़ी मोटाई में हजारों चादरें समाहित हो सकती हैं। अभी हम समझाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अभ्रक पारदर्शी होता है, इसका रंग काला, हरा, लाल, नीला, भूरा इत्यादि होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपका अभ्रक होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। सर कुचालक होता है तो इसका क्या मतलब है? कुचालक का मतलब है कभी भी आप अभ्रक में करंट फ्लो कराइएगा, कभी भी अभ्रक से बनी हुई वस्तु में आप करंट फ्लो कराइएगा, उसमें से करंट या धारा या विद्युत धारा बहेगी नहीं, फ्लो नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा जो आपके घरों में हीटर होता है, हीटर कितने बच्चों ने देखा है जो हीटर होता है घरों में? हम सभी लोगों के घर में कहीं ना कहीं हीटर देखने को मिलता है जो आपका बिजली से चलाया जाता है। हीटर में एक प्लेट लगी हुई होती है सफेद कलर की। क्या लगा हुआ होता है? सफेद कलर की एक प्लेट लगी हुई होती है। वो किसकी बनी हुई होती है बेटा? अभ्रक की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है और वहां हमें कुचालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। हीटर में एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग भी आपने देखी होगी। आपने अगर देखा है हीटर तो इस टाइप का गोल गोल होता है और इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है। कितने बच्चों ने हीटर को देखा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितने बच्चों ने हीटर को देखा है? मैं अभी समझा दूंगा और बता भी दूंगा कि आप लोगों ने अभ्रक को भी देखा है। अगर आपने हीटर को देखा है तो आपने अभ्रक को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो हमारा जो हीटर का ये जो सफेद सफेद ठोस वाला जो भाग होता है आपको दिखाई देता होगा, ऐसे पटक दो तो नीचे टूट जाता है, वो वही अभ्रक का बना हुआ होता है। उसका प्रयोग हम विद्युत के कुचालक है इसलिए वहां पर करते हैं ताकि हम हीटर चलाते वक्त जो स्प्रिंग है हमारी जो नाइक्रोम की बनी हुई होती है उससे करंट नीचे से ऊपर ना फ्लो करे। यानी कि कुचालक का मतलब क्या है? करंट को रोक देता है, करंट को आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे बहुत सारे हमारे विद्युत उद्योग होते हैं, उसमें भी हमारे अभ्रक के पदार्थ का अभ्रक से बने पदार्थ का काम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभे, क्या देखा होगा? बिजली के खंभे, बिजली के खंभों पर ऐसी ऐसी लगी हुई होती है, आपने देखा होगा बड़ा भारी टाइप की, वो भी अभ्रक की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। सर मैंने सौर पैनल नहीं, सौर पैनल तो बेटा एक अलग चीज होती है, मैं अभ्रक की बात कर रहा हूं। वो तो बेटा सिलिकॉन से बनता है सौर पैनल, वो एक अलग चीज होती है, वो एक अलग चीज होती है बेटा। ठीक, तो ये क्या होता है? अभ्रक हमारा विद्युत का कुचालक होता है। ये सब बातें आप याद रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक जिसको बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो हो जाती है, करंट आर पार निकल जाती है, उसको हम सुचालक बोलते हैं, विद्युत का सुचालक। और विद्युत के कुचालक कौन से होते हैं? जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि लोहा, लोहा विद्युत का सुचालक होता है। चांदी, चांदी विद्युत की सुचालक होती है। ये सभी सुचालक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से करंट फ्लो हो जाता है, आर पार निकल जाता है। लेकिन जो विद्युत के कुचालक हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता। मान के चलिए, ये मान के चलिए अभ्रक की प्लेट है और अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक। तो आप इधर से करंट लगाइए इसमें, इधर से करंट लगाइए इसमें, यहां तक करंट नहीं पहुंच सकता आपका, यहां तक करंट नहीं जाएगा, क्योंकि विद्युत का कुचालक होने के नाते ये करंट को अपने अंदर से बहने नहीं देगा। इसके विपरीत यदि ये लोहे का बना हो, कॉपर का बना हो, चांदी का बना हो, आपने इसमें करंट दिया यहां से, तो बहुत ही जल्दी इसमें पूरे में करंट फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से ये करंट को जाने देता है, आर पार जाने देता है। इसलिए उन पदार्थों को हम लोग सुचालक बोलते हैं, विद्युत के सुचालक। और अभ्रक क्या है? हमारा विद्युत का कुचालक। और कौन कौन से हैं विद्युत के कुचालक? लकड़ी है, लकड़ी के एक सिरे पर आप क्या कीजिए? करंट दीजिए, दूसरे सिरे पर करंट नहीं आ सकता। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। उन्हीं में से हमारा एक अभ्रक जो है ये भी क्या है? विद्युत का कुचालक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और यह इसका सर्वाधिक उत्कृष्ट गुण है।
कौन सा विद्युत का कुचालक, ये इसका बहुत ही जबरदस्त गुण है, बहुत ही जाना माना या बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इसका, किसका, अभ्रक का। कौन सा, विद्युत का कुचालक होने वाला। ध्यान रखना, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो पढ़ने को आगे मिलेगा, विद्युत के कुचालक और विद्युत के सुचालक। आईपीएस, हाँ नमस्कार गुरुजी, गौरी शंकर कुमावत, नमस्कार बेटा, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। जल्दी से आप लोग लाइक करते रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो। तो ये क्या है बेटा, हमारा विद्युत का कुचालक। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, विद्युत उद्योगों में। अभी हम बताएंगे कहां पर, विद्युत उपयोगों में। ऊर्जा हास के निम्न गुणांक तथा उच्च वोल्टेज के प्रतिरोधी गुणों के कारण इसका उपयोग विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक होता है। क्यों होता है, विद्युत उद्योगों में क्यों होता है, कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है, इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में क्यों होता है, विद्युत उद्योगों में क्यों होता है, कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है, इसका प्रयोग हम लोग विद्युत उद्योगों में क्यों करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है मेरे लाल और लालियों, कि इसमें जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हास बहुत ही निम्न होती है और उच्च वोल्टेज को भी ये सहन करने की इसमें क्षमता होती है। यानी कि क्षमता, मेरा मतलब उच्च वोल्टेज का प्रतिरोध, प्रतिरोध जानते हो आप लोग, विज्ञान में पढ़ा होगा। यानी कहने का मतलब इसमें एक विशिष्ट गुण होने के कारण इसको हम विद्युत उद्योगों में यूज में लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको यूज में लिया जाता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बार बार मत कहने दीजिए मुझे एनर्जी नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में, इसलिए लाइक कर दीजिए, तब मुझे एनर्जी आएगी। काव्या त्रिपाठी, क्या हवाबाजी कर रही हो बेटा आप, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हवाबाजी नहीं, वरना आपको मंगल ग्रह पर भेज दूंगा मैं। आईपीएस थम जा बेटा, थम जा बेटा, आईपीएस थम जा। तुम जैसे लाल पढ़ने में है, माहिर हैं, पढ़ाई कीजिए ताकि जाके अच्छी जॉब आपको मिल सके। सर आप बताओ, नहीं मालूम, हाँ बता दिया बेटा मैंने। इसको विद्युत उद्योगों में इसलिए प्रयोग में किया जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध होता है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, विद्युत को आर पार जाने नहीं देता। विद्युत यानी कि करंट की बात कर रहा है, हिंदी ना समझ पाओ तो इंग्लिश में समझ लीजिए, करंट की बात कर रहा है। और जानते हो आप लोग, करंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे लाल और लालियों, करंट दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। अगर किसी बच्चे ने बदमाशी की, किसी बच्चे ने पढ़ाई करने की जो है पढ़ने की मतलब पढ़ने का मन ना रहा हो उसको, तो मैं उसको इस करंट का और इस करंट का शॉर्ट लगाऊंगा। बिल्कुल क्या करूंगा, जैसे पागल खाने में लगाते हैं ना, ऐसे ही इन दोनों करंटों से उसके अंदर मैं प्रवाहित करूंगा दोनों करंटों को। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना फिर मेरे पास एसी करंट भी रखा है, डीसी करंट भी रखा है, दोनों करंट को मैं अपनी जेब में रख के घूमता हूं, और आपने बदमाशी की तो आपको झटके लगेंगे उसके। तो करंट दो प्रकार का होता है, एसी डीसी। जो हमारा अभ्रक होता है, इसमें से ना तो एसी बाहर जा सकता है और ना ही डीसी बाहर जा सकता है। ध्यान रखना, आपके घरों में जो करंट यूज होता है, आपके घरों में टीवी फ्रिज कूलर वगैरह वगैरह चलाने में एसी करंट का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, ये विज्ञान नहीं पढ़ा रहा, वरना डिटेल में मैं आपको बता देता कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, कौन सा खतरनाक करंट है, कौन सा खतरनाक नहीं है, हमें करंट क्यों झटका मार के छोड़ देता है, ये सभी बातें मैं आपको बता देता अगर विज्ञान विषय से मैं आपको अवगत कराता। यहां पर मेरे पास सामाजिक विज्ञान है, तो जितना मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको ही बताऊंगा, विज्ञान की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ इतना याद रख लीजिए, आपके घरों में जो करंट यूज होता है टीवी चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए या और उपकरण है उनको चलाने के लिए, वो आपका एसी करंट ही यूज होता है। और आपको अभी एक बात और नहीं पता, एसी करंट और डीसी करंट में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। एसी करंट और डीसी करंट में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, किस लिए, कि मैं ज्यादा बेटर हूं कि मैं ज्यादा बेटर हूं। एसी करंट कहता था कि मैं सबसे अच्छा हूं, डीसी करंट कहता था कि मैं सबसे अच्छा हूं। विज्ञान की बातें हैं, फिजिक्स की बातें हैं, उनको यहां पर शेयर नहीं करेंगे, बस इतना याद रख लीजिए।
छोटा नागपुर का पठार कहां पर पड़ता है? झारखंड का उत्तरी हिस्सा अब्रक का शीर्षस्थ भंडार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? अब्रक यहां पर ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणीय अब्रक उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान के अजमेर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अभी भी अब्रक की महत्वपूर्ण पेटियां देखने को आपको मिल जाएंगी। सर हमको पता है ऐसा क्यों होता है। सोनी सिंह क्या पता है? आईपीएस, मुझे आई लव यू बोल के जाना। अरे मेरे लाल, तुम मेरे सामने तो आ जाइए। आई लव यू क्या, पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूंगा आपका। क्यों इतनी गंदी हरकतें करते हो, समझ में नहीं आता। ये क्या होता है आई लव यू? इस दुनिया का सबसे गंदा शब्द है आई लव यू, ध्यान रखना। हाँ, ये राजस्थान के अजमेर, कहां पर? अजमेर, अजमेर तो सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस है अजमेर। और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुक्की, मान जाइए मान जाइए मान जाइए। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा हमारा अब्रक के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब देखिए चट्टानी खनिज। कौन सा? चट्टानी खनिज। सर ये क्या होता है? जैसे कि चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर। आपके घर में बोला जाता है कि बेटा ज्यादा हीरो मत बन, चूना मत लगा, मुझे नहीं देख लूंगा। ये वही वाला चूना पत्थर है, ध्यान रखिए। सर बिजली हमको झटका देकर छोड़ देती है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए क्यों छोड़ देती है? क्यों छोड़ देती है आपको बिजली झटका देकर? कोई मेरा लाल, ये लाली बता सकता है क्यों छोड़ देती है, अगर आपने विज्ञान पढ़ा है? चलिए आगे चलते हैं। यह क्या है? यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों से प्राप्त होता है। चूना पत्थर का इस्तेमाल सर्वाधिक सीमेंट उद्योग में होता है। कहां पर होता है चूना पत्थर का इस्तेमाल? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट वगैरह वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बांगर सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, पता नहीं कौन कौन से, बिरला सीमेंट वगैरह वगैरह बहुत प्रकार के सीमेंट होते हैं, उसमें चूना पत्थर का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और अब्रक का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? जो हमारे बिजली उपकरण होते हैं या बिजली से संबंधित या विद्युत के जो उपकरण होते हैं, वहां पर आपका अब्रक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हीटर, हीटर देखा होगा आपने, उसमें अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लोह प्रगलन भट्टियों में इसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है। लोह प्रगलन भट्टियां विज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेंगी, लोह प्रगलन भट्टियां, उसमें इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ पूछिए। देखिए आपको अभी पता नहीं है कि आपको करंट का झटका क्यों लगता है, आप जानते नहीं हो, प्लस माइनस वाली बात कर रहे हो, एक्चुअल में नहीं जानते हो। बताऊं क्या? जानने का प्रयास करोगे? बता दूं क्या उसे? चलिए क्लास खत्म कर लेते हैं फिर बताते हैं। बताइए क्या आप लोगों को सीखना है कि हाँ सर बता दीजिए हमें करंट का झटका क्यों लगता है, क्यों छोड़ देता है, हमें क्या जानना है आपका? कमेंट करके बताइए आप लोगों को। पीयूष वर्मा, गुड आफ्टरनून। क्या आपको जानना है कि करंट का झटका क्यों लगता है? जानना है तो बताइए मुझे कमेंट करके, मैं बता दूंगा। जब इसकी अब्रक वगैरह की बिजली की बात हो ही रही है तो उसको भी मैं बता दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान भी पढ़ाता हूं मैं, इसलिए मुझे विज्ञान के बारे में भी पता है। सोनी सिंह बदल जाता है, वो चुनाव आयोग के ऊपर रहता है, चुनाव चिन्ह वगैरह देखना।
चलिए, हाँ चलिए बताते हैं, इसको पहले हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहले इस क्लास को हम खत्म कर लेते हैं, जब हमारी लास्ट की क्लास 10 मिनट की बचेगी उसमें बता देंगे, और आप बने रहिएगा उसको सीखने के लिए। अब देखिए, जो खनन के जोखिम है, खतरे हैं, वो क्या है? खनन मतलब जहां से ये सारी चीजें निकाली जाती है। खनन आप जानते ही होंगे, जो खान होती है उससे खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो खनन से क्या क्या जोखिम है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल तथा हानिकारक धुएं के कारण फेफड़ा संबंधी रोगों के शिकार हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जो खानों में लोग काम करते हैं उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, चाहे वो टीबी हो, चाहे फेफड़ों से संबंधित टीबी हो, कोई भी कैसी भी बीमारी हो, क्योंकि वहां बहुत ही खतरनाक प्रकार के धूल और वहां से निकलने वाले धुएं काफी दिक्कत करते हैं। खदानों में छतों से गिरने, जल प्लावन, आग लगने इत्यादि के खतरे हमेशा श्रमिकों के सामने रहते हैं। खदानों में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हो सकता है ऊपर से ही कुछ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो जाए। बड़ा रिस्की काम होता है बेटा खदानों में काम करना, ये ध्यान रखना। विवेक गेमर सर आप हाथरस से? हाँ बेटा, हाथरस से हैं हम। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत हो जाता है, संदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल के सेवन से कई विकार सामने आते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा मलबों के कारण मृदा अपरदन तथा निम्नीकरण सामने आता है। जल स्रोतों तथा नदियों के जल में प्रदूषण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रदूषण बढ़ जाता है। कुल मिला के ये है, जो खनन होता है, खनन हमारे लिए नुकसानदायक भी है। आप ये मत सोचिए कि खनिज निकाल लिए गए और खनिजों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं जो आपने देखे। पहला दुष्परिणाम, जो काम करते हैं श्रमिक खनिज वगैरह, खदान वगैरह में, उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी देखने को मिलती है। वहां की जो आसपास की नदियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। बहुत प्रकार के इसके साइड इफेक्ट हैं खनन के, इसलिए ध्यान रखिए। आप हमेशा किसी भी चीज का, सरसों में पावर हाउस से बिजली मिलती है, वह ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, इसको झटका कभी लगता है और कभी छोड़ देता है। नहीं नहीं सोनी सिंह, अभी हम बता देंगे लॉजिक, थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। आज आपको ऐसी चीज पता लगेगी, इससे पहले आप जानते ही नहीं थे, किताबों में भी नहीं होगी। मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण देके समझाऊंगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया, ऐसा ही होता है, बताएंगे बिल्कुल, थोड़ा तसल्ली रखिए। आकाश सिंह बलिया सर एक बात पूछें आपसे? बेटा एक नहीं 10-20 पूछ लीजिए, बता देंगे 10-20। चलिए, अब खनिजों का संरक्षण कैसे हो, बचाव कैसे हो, उनको कैसे हम बचाएं, जरा देखिए। खनिजों से विनिर्मित वस्तुओं पर उद्योग तथा कृषि की निर्भरता अत्यधिक है। धरती पर खनिज निक्षेपों का अंश 1% के आसपास है। खनिजों से विनिर्मित वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, किंतु उन खनिजों के अयस्कों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। भाई साहब, खनिज बनना कोई 1-2 महीने का काम नहीं है, खनिज बनने में बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। खनिजों के भूगर्भ में बनने की प्रक्रिया की दर इतनी कम है कि उपयोग की दर की तुलना में उसके पुनः भ्रमण की दर अत्यधिक कम है। कहने का मतलब, जिस तरीके से हम उपयोग करते हैं खनिजों का और जिस तरीके से खनिज बनता है, खनिज काफी धीरे धीरे बनता है, आप भी जानते हो, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाती हैं खनिजों को बनने में, और हम लोग चंद महीनों में या चंद दिनों में उस खनिज को समाप्त कर देते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। यह एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन भी है, इस कारण खनिज संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब, जो खनिज है हमारा, इसका जो प्रयोग है हमें बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। वरना आप ये मत सोचिए कि हम पृथ्वी से खनिज निकालते रहेंगे, चट्टानों से खनिज निकालते रहेंगे और पृथ्वी के अंदर से खनिज बनते जाएंगे, नहीं। खनिज यूज करना और खनिज बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, खनिज बनने में काफी समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाती हैं, लेकिन उसे यूज करने में चंद महीने लगते हैं। तो आप बताइए, इसको बैलेंस भी तो करना है हमें जहां जरूरत हो वहीं खनिज का इस्तेमाल करना चाहिए, आलतू फालतू में चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। कौश की तिवारी, रिश्ते मत निभाओ बेटा, यहां पर पढ़ाई कर लो।
मेरा मन भी भटक जाएगा, मास्टर का मन भटक जाएगा, मास्टर का भी हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मुझे पढ़ाने दीजिए। नमस्ते पवन यादव, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते बेटा। बिल्कुल आप इस बात को आज जानोगे, मैं बिल्कुल बता के रहूंगा किस बात को, कि आपको झटका क्यों लगता है। समृद्ध खनिज निक्षेप देश की मूल्यवान संपत्ति है। यह अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत में वृद्धि होती है। गहराई में जाने पर खनिजों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। हमें खनिजों के सुनियोजित तथा सतत पोषणीय उपयोग पर बल देना चाहिए। निम्न कोटि के अयस्कों से गुणवत्तापूर्ण पदार्थों को तैयार करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान देना चाहिए। धातुओं के पुनर्चक्रण, स्क्रैप के उपयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन उपयोगों की तकनीक को सीखना जरूरी है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से खनिज संसाधनों का संरक्षण कर बेहतर भविष्य की संकल्पना की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, ये आपको वही बता रहा है, हमें खनिजों का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। हमें खनिजों के लिए, खनिजों को बाहर निकालने के लिए नई नई प्रौद्योगिकी का निर्माण करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहिए, और जहां आवश्यकता हो हमें खनिज के उपयोग में लाने की, वहां ही हमें खनिज को उपयोग में लाना चाहिए। फालतू के उपयोग में हमें उसे नहीं लाना चाहिए। हाँ पवन यादव, नमस्ते बेटा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप खनिजों का संरक्षण कैसे होता है इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, क्लास तो हमारी खत्म हो गई क्योंकि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर अब्रक के बारे में बताया है, लेकिन ये नहीं बताया आपने अभी कि हमें विद्युत से झटका कौन सा लगता है, कैसे लगता है, कैसे छोड़ देती है, किससे, विद्युत से, करंट से। चलिए आ जाइए मेरे लाल और लालियों, बिल्कुल समझिए। करंट, करंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है मेरे लाल और लालियों। करंट कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा, विशिष्ट धारा, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और इसको बोलते हैं बेटा विशिष्ट धारा। समझ लीजिए जरा कंसेप्ट। आपके घरों में जो इन्वर्टर होता है उसका भी कंसेप्ट बता दूंगा कैसे काम करता है वो। प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, डीसी करंट, विशिष्ट धारा। देखिए इनको समझिए। एसी करंट को हम लोग कैसे समझते हैं, डीसी करंट को हम लोग कैसे समझते हैं, इसको देखने का प्रयास हम करते हैं। जरा गौर से बच्चों देखिएगा किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए कुछ एसी करंट जो ग्राफ पर दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, देखना। ये एसी करंट के बारे में बात कर रहा हूं, या समझिए। एसी करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलती रहती है। एसी करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण मतलब ये, दिशा मतलब कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ये क्या है? इसकी दिशा समय के साथ साथ बदलती रहती है। अर्थात इसका जो परिमाण है और इसकी जो दिशा है समय के साथ साथ बदलती रहती है। और यदि मैं विशिष्ट धारा की बात करूं, और यदि मैं विशिष्ट धारा की बात करूं, डीसी की बात करूं, तो डीसी में क्या होगा मेरे लाल? इसका जो परिमाण है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलती। ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि इसका परिमाण और इसकी जो डायरेक्शन नहीं बदलती, एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये बात आप थोड़ी समझ चुके होंगे। बेसिक अंतर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ समझिए, अभी मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ। हाँ, समय के साथ लगातार परिवर्तित रहती है। कौन सी? एसी करंट। अब देखिए होता क्या है मेरे लाल और लालियों, करंट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं। करंट में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन करता है सर। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं क्योंकि करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश, चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं। तो जरा समझिएगा, अब मेन पॉइंट आ रहा है यहां पर। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गति करने का नंबर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से गति करेगा, ऐसे जाएगा ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो बेटा एक पोजीशन ऐसी आएगी कि मैक्सिमम बिंदु पर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम बिंदु पर।
अब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए बच्चों, यहां से जब ये ऊपर गया तो कुछ सूक्ष्म सेकंड में इसको विराम अवस्था में आना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी जो गति होती है वो रुक जाती है। अब कहोगे सर कितना, हमने तो देखा नहीं, बहुत ही मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, बहुत छोटा नगण्य, बहुत छोटा नगण्य, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपसे यदि कोई कहे कि बेटा दौड़ लगाइए सीधी जगह, सीधी लाइन में दौड़ लगाइए, और आपसे कहा जाए कि दौड़ लगाने के लिए उस पेड़ को छू के आना है आपको, और रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, पेड़ को छू के तुरंत वापस आना है। तो आपने गौर किया होगा, जब हम पेड़ को छूने जाते हैं, भाग के जाते हैं बहुत तेज, पेड़ को छूने के बाद जैसे ही हम पीछे मुड़ते हैं तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है हमें, थोड़ी बहुत जो हमारी गति होती है वो रुक जाती है जब हम पीछे वापस आएंगे। आपने महसूस किया होगा, जब आपसे कोई बोलता है कि जा बेटा उस दीवार को छू के वापस आ, या उस पेड़ को छू के वापस आ, तो आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब आप उस दीवार को या उस पेड़ को छू के ऐसे वापस लौटोगे तो कुछ सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड आपके अंदर ठहराव आ जाता है, रुक जाते हो आप लोग, ये आप महसूस कर सकते हो। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है ऊपर की दिशा में, तो कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ मिली सेकंड में ये क्या होता है, ये ठहर जाता है, फिर ये वापस नीचे आता है, फिर ये ठहर जाता है, फिर ये वापस नीचे आता है, फिर ये ठहर जाता है, फिर ये वापस नीचे आता है। ये क्रिया चलती रहती है, ये क्रिया चलती रहती है एसी करंट में। तो होता क्या है, जब हम इस करंट के चपेट में आते हैं तो वही समय होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ठहर गया था, उसी समय हमारा हाथ इस करंट के चपेट में आया, तो इलेक्ट्रॉन ने प्रतिक्रिया आपको क्या दी, झटका मार के आपको छोड़ दिया, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में था, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा था, इसलिए आपको झटका लग जाता है, आपको करंट छोड़ देता है। कौन सी सिचुएशन होती है वो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा परिवर्तित करता है, तभी इलेक्ट्रॉन की गति थोड़ी बहुत प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन की गति लगभग शून्य हो जाती है वहां पर, इसलिए आप जान से नहीं मर सकते। तभी आपको कहते हो सर कि हमें जो है झटका लग गया करंट का, नहीं तो वरना हम मर जाते। तो मेरे ख्याल से इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे कि जब हमें करंट लगता है कि क्यों छोड़ देता है, वो बेटा तभी छोड़ता है जब हमारी बॉडी उस समय करंट की चपेट में आती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा होगा, दिशा परिवर्तित करते हुए थोड़ा बहुत समय रुक जाता है। अब ये मत सोचो कि सर 1 सेकंड 2 सेकंड, ये तो बहुत समय हो गया, इसका लाखवां करोड़वां भाग जो है, इतने समय के लिए इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। उसी समय हमारा हार्ट टच हो गया तार से, उसी समय हमारा हार्ट टच हो गया तार से, तार ने क्या किया, आपको झटका दिया। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता, इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता और आप उसको तार को पकड़ लेते तो आपको करंट नहीं छोड़ेगा। और ऐसा कहां पर होता है, ऐसा डीसी करंट में होता है। जरा आप देखिए इसकी जो दिशा है, क्या वो समय के साथ बदल रही है। आपसे मैं बोलूं बेटा कि आप भागते जाइए, सीधा भागना है आपको, वापस नहीं होना, तो क्या आप कहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे, आप तो बिल्कुल तेज भागते जाओगे, वहां पर रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, आपको एक सीधी रेखा में भागना है, भागते ही जाना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि बेटा उस पेड़ को या उस दीवार को छूकर वापस भी आना है, दिशा भी चेंज करनी है, तो दिशा चेंज करते वक्त हमें थोड़ा सा समय लग जाता है दिशा चेंज करने के लिए। तो वो स्थिति क्या होती है हमारी एसी करंट की, जब हमें करंट लगता है छोड़ देता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता है, बिल्कुल दिशा परिवर्तित इसमें नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं डीसी करंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर हम डीसी करंट के चपेट में आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है कि शायद हमें अपना जो जीवन है, हम उस अपने जीवन को बचा पाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये दिशा परिवर्तित नहीं करेगा, लगातार कंटिन्यू बहता रहेगा, भागता रहेगा, और आप इसकी चपेट में आते हो तो आपको ये समझ लीजिए क्या कर देगा। सर कमेंट देखो प्लीज। हाँ, चलिए, हाँ अभी इन्वर्टर के बारे में भी बता देता हूं इसको भी। अब देखिए, अब हमें दिक्कत ये आती है कि सर एसी करंट को डीसी में कैसे बदल देंगे।
यदि हमें एसी करंट के जरिए से डीसी बनाना है, समझिए, अब आप कहोगे सर कुछ हमें जगह डीसी करंट की आवश्यकता होती है। सर हमें एसी करंट है ये हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है डीसी करंट में, तो सर कैसे करेंगे? क्या हम मंत्र लगा देंगे इसमें? क्या हम किसी पंडित को बुलाकर इसकी कथा करवाएंगे, एसी करंट डीसी करंट में हो जाएगा? नहीं, इसके लिए बेटा एक सिस्टम होता है एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है, इसका काम क्या होता है, आपका जो एसी करंट होगा उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगी। सर कैसे कर देगी? अरे मेरे लाल और लालियो, आपके घर में मोबाइल चार्जर होता है, आपके घर में मोबाइल चार्जर होता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को जब चार्ज करते हैं, स्विच में लगाते हैं, तो वो तो मेरे लाल और लालियो एसी करंट होता है। लेकिन जब हम अपने चार्जिंग की जो पिन है इसमें चार्जर लगाते हैं, तो हमें वो डीसी करंट प्राप्त होता है। सर ऐसे कैसे हुआ? ऐसे बेटा इसलिए हुआ कि आपने रेक्टिफायर लगा दिया उस चार्जर में। उस चार्जर में क्या कर दिया? रेक्टिफायर लगा दिया। जो आपके घरों में क्या था, एसी करंट आ रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने डीसी में। साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है, वहां पर बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, वोल्टेज कम करता रहता है वो। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल करोगे। सर अब तो हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है, इसका क्या कंसेप्ट है? डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम? बेटा डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप लोग इन्वर्टर बोलते हो। ध्यान रखना, हाँ सर इन्वर्टर का काम क्या होता है? डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। आप कहोगे सर इन्वर्टर कौन सा होता है, क्या बैटरी होती है? नहीं, इन्वर्टर आपके घर पर होगा तो आपने देखा होगा एक चौकोर सा बॉक्स होता है, इसमें बटन वगैरह लगे हुए होते हैं, और ये बैटरी होती है। दो ही डिवाइस होती है आपके यहाँ पर, ये बैटरी होती है। तो सर इसमें इन्वर्टर का क्या काम है, या इन्वर्टर कौन सा है? तो जो डब्बा होता है चौकोर कलर का, माइक्रोटेक वगैरह या ल्यूमिनस वगैरह का, वही आपका इन्वर्टर होता है। उसमें ऐसे सिस्टम लगे हुए होते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते रहते हैं। ध्यान रखना, आपके घर में जो करंट आता है इन्वर्टर से, जो आप टीवी मोबाइल वगैरह चलाते हो, वो क्या है, वो डीसी से एसी में चेंज हो जाता है। तभी आप अपनी टीवी या बहुत सारे उपकरण हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा परिवर्तित करते हैं एसी करंट में, डीसी में अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करता, इसलिए तो खतरनाक हो जाता है डीसी करंट। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। सर मेरे घर है इन्वर्टर, हाँ तो आपके घर इन्वर्टर है तो आपके यहाँ ये चौकोर सा डिवाइस होगा, उसमें बटन वगैरह लगे होंगे, लाइट जलती हुई होगी, उसी डिवाइस को इन्वर्टर बोला जाता है और इसको बैटरी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे इन्वर्टर क्या करता है। इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, और हमारा जो रेक्टिफायर है जिसको हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे मोबाइल चार्जरों में या हमें जहां जहां जरूरत पड़ती है यहां हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सर एसी करंट से झटका, इन्वर्टर करंट का झटका बहुत अधिक होता है, क्यों? आकाश सिंह बलिया, चलिए ये भी आपका डाउट दूर कर देते हैं। क्या बेटा मैं इलेक्ट्रीशियन हूं? क्या मैं मिस्त्री हूं? मुझे क्या सब कुछ पता है? ये नहीं, मैं मिस्त्री नहीं हूं। आप नहीं जानते मेरे बारे में, आप जिस दिन जान जाओगे उस दिन आपका जो है कल्याण हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूं। चलिए, हाँ एक बच्चे ने पूछा सर ऐसा क्यों होता है। देखिए मेरे लाल, जब आपने डीसी करंट से एसी करंट बनाया, क्या किया, जब आपने डीसी करंट से एसी करंट बनाया, तो ध्यान रखना कभी भी प्योर एसी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी प्योर एसी करंट नहीं मिलेगा। यानी कि आप डीसी से कन्वर्ट कर रहे हो एसी में, तो प्योर एसी करंट नहीं होगा। तो सर इसमें क्या अशुद्धियां मिली हुई होती हैं? हाँ बेटा, इसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। यानी डीसी से आप एसी करंट में कन्वर्ट करोगे तो इसमें अशुद्धियां होती हैं, जिनको रिपल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। उर्मिका घटक इसको बोलते हैं हिंदी में। वही तो खतरनाक है हमारे लिए। आज तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी जो प्योर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दे, प्योर डीसी को प्योर एसी में कन्वर्ट कर दे। ध्यान रखना, उसमें अशुद्धियां आती हैं, चाहे वो एसी टू डीसी हो, चाहे डीसी टू एसी हो। इसलिए क्या होता है, जो इन्वर्टर वाला जो करंट होता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं
उसका जो अशुद्धि है डीसी करंट की वो हमें देखने को मिल जाती है। सर एसी का फुल फॉर्म बताइए। अल्टरनेटिव करंट। देख लिए, विज्ञान पढ़ाने लगा मैं, सोशल साइंस में खनिज आ गया, अब्रक आ गया, उसके चक्कर में एसीडीसी भी पढ़ा दिया आपको। हाँ, हम मंगल ग्रह से सब कुछ सीख कर आए हैं, इसलिए पूछते, कोई बात नहीं। देखो आप विद्यार्थी हो, आपके मन में डाउट आएंगे, स्वाभाविक है। जब तक आपके मन में डाउट नहीं आएंगे, जब तक पढ़ने का कोई मजा है ही नहीं। प्रश्न आने चाहिए आपके दिमाग में, और अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो। और प्रश्न अगर डाउट आ रहे हैं इसलिए। एक प्रश्न और बच्चा समझिए, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर, बहुत बच्चे इस ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते कि सर ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। बहुत बच्चे नहीं जानते ट्रांसफार्मर के इसका कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है इसका कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है पता है? मैं इसको क्यों बता रहा हूं? जब मैंने करंट की बात की है, मुझे लगता है कि बच्चों को यह बात बतानी चाहिए। अधिकतर बच्चों को यह पता नहीं रहता, ये किताबों में भी नहीं लिखा रहता हमारे, ना तो फिजिक्स की किताब में, न फिजिक्स का ही टॉपिक है, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो नॉलेज है इसको और दूसरे लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। अब ये मत कहिएगा कि सर आप सोशल साइंस पढ़ाते हो, विज्ञान में घुसे जा रहे हो। अरे सोशल साइंस भी तो साइंस है, विज्ञान ही तो है। वो सामाजिक विज्ञान है, वो जीव विज्ञान है, वो भौतिक विज्ञान है, वो रसायन विज्ञान है। विज्ञान ही होता है सामाजिक विज्ञान। चलिए, कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है बताइए। कोई मेरा बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? आज देखता हूं तुमको पता है कि नहीं। बिजली पावर को बढ़ा देता है। ओ माय गॉड, पावर को नहीं बढ़ाता, मुझे पता है आप यही बोलोगे। उस विभाग को कम विभाग में स्थानांतरित, क्या ट्रांसफर करता है? नाम से ही आप समझ रहे हो मेरे लालो लालियो, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर कर रहा होगा ये किसी चीज का। ट्रांसफार्मर ट्रांसफर कर रहा होगा ये किसी का। ट्रांसफर जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहा होगा ट्रांसफार्मर। अगर आप अमूमन साधारणतः बच्चों से पूछोगे, लोगों से भी पूछोगे, तो वो पता है क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहां होता है? तो बेटा एसी से डीसी बनाने में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। वो रेक्टिफायर करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है बेटा वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए। जो कहते हैं ना हमारे यहाँ इतने वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके यहां पर ज्यादा वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को कम कर देगा ट्रांसफार्मर। अगर आपके यहां कम वोल्टेज आ रही है तो उसको ज्यादा कर देगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम ओनली वोल्टेज चेंज करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए, एसी तो डीसी नहीं काम करता, कुछ नहीं करता, ओनली वोल्टेज परिवर्तित करता है। ज्यादा वोल्टेज है तो उसको कम कर देगा, कम वोल्टेज आ रही है तो उसको ज्यादा कर देगा। ध्यान रखिएगा। हाँ वेरी गुड, आकाश सिंह बलिया, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। सर बिजली को ट्रांसफर करता है। बिजली, बिजली से तात्पर्य, बिजली से तात्पर्य क्या है? करंट, करंट की कह रहे हो बेटा। ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज करता है, अप या डाउन, अप या डाउन। जो ज्यादा वाला कम कर देगा उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कम से ज्यादा कर देगा उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आज पता नहीं मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं। हाँ हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर आपका एसी करंट पर काम करता है, डीसी करंट पर आज तक कोई लाल पैदा नहीं हुआ, कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ कि ट्रांसफार्मर को डीसी करंट पर चला सके। ध्यान रखना, आपका जो ट्रांसफार्मर है वह हमेशा एसी करंट पर ही काम करेगा। डीसी करंट पर आज तक कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर कि ये कह दे कि ट्रांसफार्मर डीसी पर मैं चला के दिखाता हूं, डीसी करंट पर मैं चला के दिखाता हूं ट्रांसफार्मर। नहीं, नहीं चलता। डीसी करंट पर कभी नहीं चलता था, न चलता है, आगे की पता नहीं क्या होगा। डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया आपने तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। हाँ, सिर्फ एसी के वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हो, डीसी के वोल्टेज को नहीं, क्योंकि डीसी के वोल्टेज पर तो ये काम ही नहीं करता, जल जाएगा डीसी पर इसको लगाओगे तो।
अरे मेरे आईपीएस लाल, कहाँ बिजी हो गए बेटा? मैंने इतनी ज्ञान ध्यान की बातें, अच्छी नॉलेज की बातें बता दी और आप पता नहीं किस दुनिया में खो रहे हो। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं अपनी बंदिशों में रहता हूं, बंदिशों में रहता हूं। फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। ऐसा आपने देखा होगा, देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारी वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए होता है, आप जानते होंगे अमूमन। सर आज पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ये थोड़ा मैंने फिजिक्स की बातें आपसे शेयर कर दी। आप कहोगे सर आप क्या मिस्त्री हो, बिजली के मिस्त्री हो, कारीगर हो, ये सब आपको कैसे पता है? आप सोशल साइंस पढ़ाते हो तो आप इन चीजों को कैसे जानते हो? जानता हूं, मैं मंगल ग्रह का व्यक्ति हूं। मुझे भगवान ने जब मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था तो भगवान से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। जैसे महात्मा बुद्ध को पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे ही मुझे भी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी चीजें जो हमने खनिजों के बारे में या खनिजों के संरक्षण के बारे में बताई, काफी अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर थोड़ा करंट के बारे में हमें लगा, क्योंकि अब्रक का सवाल आया, अब्रक की बात आई तो हमने बताया विद्युत या विद्युत के कुचालक या विद्युत के सुचालक, थोड़ा बहुत और अंदर चले गए, हमने फिर बता दिया आपको। सर आप बुद्ध हैं क्या? नहीं, बुद्ध नहीं है, हम मानव हैं। अरे बुद्ध कौन थे? एक मानव थे, हम जैसे ही तो थे। मैं भी तपस्या कर रहा था। एक दिन मैंने भी भगवान से कहा कि मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो मैं भी तपस्या कर रहा था आम के पेड़ के नीचे। तो तपस्या करते करते मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तभी तो मैं आपको मंगल ग्रह से यहां पर पढ़ाने आया हूं। हाँ बहुत अच्छे शिवांगी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। आकाश सिंह बलिया, यू आर ग्रेट सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मेरे लालो लालियो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, हम आपको भी एक बात बताना भूल गए, हमारी मैपिंग की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। मैपिंग जानते हो, मानचित्र वाला भाग हमारा सामाजिक विज्ञान में शुरू हो रहा है। मानचित्र वाली क्लासेस हमारी जल्द ही सोमवार या मंगलवार से शुरू होने वाली है। आप सभी लोग आइएगा और उसमें हम देखेंगे बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां जो हमारी किताबों में भी है और जो किताबों में भी नहीं है, उन जानकारियों को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैपिंग की कक्षाएं हो रही हैं जल्दी, सोमवार या मंगलवार से शुरू। सर हमको भी मिलाओ, भगवान से मिलना है हमको। बेटा अभी तो आपकी उम्र कम है, खाइए पिए आनंद लीजिए, पढ़ाई कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। मास्टर की उम्र तो आपसे दुगनी हो चुकी है। मास्टर ने तो जीवन के सारे आनंद ले लिए हैं। अब तो मास्टर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, कैसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर मेंटी कब होगा? हाँ मेंटी भी होगा, सोमवार या मंगलवार, लास्ट सोमवार या मंगलवार से आपकी मैपिंग की कक्षाएं, मानचित्र की कक्षाएं शुरू होंगी। वहां पर हम पूरे विश्व का मानचित्र देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप कहां है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहां है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहां है, उत्तरी अमेरिका का जो अमेरिका देश है वो कहां है, अटलांटिक महासागर का कहां है, सारी ढेर सारी बातें हम आपसे वहां पर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए तो मेरे ख्याल से क्लास का टाइम हो चुका है। हम अपनी क्लास यहां पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी कक्षा में, यानी कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए। ऐसी बातें हम अमूमन आपको बताते रहेंगे जो रोचक फैक्ट हैं, जैसे कि आज हमने ये करंट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। आप किसी ना किसी रोचक तथ्य के बारे में हमारी क्लास में आप देख सकते हो। बेशक हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, हम सोचते हैं हमें जो आता है उस ज्ञान को हम बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, इसी में फायदा है। ध्यान रखिएगा, आप हमारी अगर कक्षाओं को लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में तो आपको महानता हासिल होगी होगी। बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां हम आपको जीके से रिलेटेड या और जो फैक्ट हैं उनको भी देते रहेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ 19 या 20 तारीख से लास्ट क्लास मैपिंग की शुरू हो जाएगी। हाँ 19 से समझ लीजिए, 19 से शुरू कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।